हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, देखिए ईवीएस का चैप्टर नंबर सेकंड, और ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत। पर्यावरण शिक्षण को सफल तथा सुगम बनाने के लिए पर्यावरण शिक्षक को कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देखिए निम्न प्रकार हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, बारंबारता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिए क्या है। एक पर्यावरण शिक्षण को चाहिए वह शिक्षण अधिगम के दौरान क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रयोग करे। जब देखिए बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो ज़्यादातर अपना ध्यान खेल की ओर केंद्रित करता है, तो बालक वहाँ पे अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो शिक्षक को उसकी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आपको पता होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जब शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है तो बहुत जल्दी उसका जवाब दे देते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अधिक समय लगाते हैं उसका जवाब देने में। कुछ बच्चे खेलने में बहुत तेज होते हैं। कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं या धीरे धीरे दौड़ पाते हैं। तो यही जो सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? रुचि का सिद्धांत देखिए कहता है कि शिक्षक को बालक की रुचि का ध्यान रखना चाहिए कि बालक किस चीज़ में अधिक रुचि ले रहा है। तो ये रुचि का सिद्धांत हो गया। बाकी सिद्धांत देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम पर्यावरण शिक्षण के सूत्र। पर्यावरण शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक अपने विद्यालय में करता है। वे निम्न प्रकार हैं: ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और अनुभव से तर्क की ओर, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, सिंपल सी बात है। सबसे पहले शिक्षक क्या करता है? बालक को उन चीज़ों का ज्ञान देता है, उन चीज़ों को बताता है जो वो पहले देख चुका हो। तो ये हो गया हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए मूर्त कौन सी चीज़ें होती हैं? जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, और अमूर्त जिन्हें अभी बालक ने देखा नहीं है। तो शिक्षक सबसे पहले मूर्त चीज़ों की बातें करता है, उसके बाद वह अमूर्त चीज़ों को बताता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सरल से जटिल की ओर। ये तो बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले टीचर को क्या चाहिए कि वो बालक को बहुत ही सिंपल चीज़ें बताए, मतलब सरल चीज़ें बताए, फिर जटिल की ओर ले जाए। पूर्ण से अंश की ओर। सबसे पहले देखिए अगर आप कोई पार्टिकुलर चीज़ बच्चे को बता देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ को नहीं कैरी कर पाता है। लेकिन पहले एक पूरी चीज़ बता दीजिए, फिर उसको धीरे धीरे उसको पार्ट्स में करके बताइए, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। ये हो जाता है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए सबसे पहले बच्चों को एक उदाहरण दिया जाता है, फिर आगे पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो जितने इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं शिक्षण की। देखिए शिक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो औपचारिक शिक्षण और एक अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? जो देखिए निश्चित समय में पूरा किया जाता है। जैसे कि बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो एक साल में उसकी एक क्लास कंप्लीट हो जाती है, तो वो निश्चित कोर्स पढ़ता है और निश्चित टाइम में पढ़ता है, मतलब वो सब फिक्स होता है। और अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो कि निश्चित नहीं होती, किसी भी स्थान पर कहीं भी ली जा सकती है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब हम कुछ शिक्षण विधियों की बात कर लेते हैं। देखिए एक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, किंडरगार्टन विधि। ध्यान से सारे पॉइंट्स आप सुनिएगा। इस विधि के जन्मदाता फ्रोबेल महोदय हैं। किंडर जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इस विधि का प्रयोग 3 से 7 वर्ष के बच्चों हेतु किया जाता है। इस विधि का एक अन्य नाम होता है प्राथमिक विधि, शिशु शिक्षा, पूर्व विद्यालय शिक्षा। प्ले स्कूल जो हैं, जो आजकल आधुनिक युग के जो प्ले स्कूल हैं जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो इसी विधि पर आधारित हैं। इस शिक्षण विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण किया जा सकता है। आई होप आपको किंडरगार्टन विधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम अगली विधि पे चर्चा करते हैं जो कि है मॉन्टेसरी विधि। तो हमारी जो नेक्स्ट विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि का प्रतिपादन इटली में हुआ था। इसका आरंभ मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। और मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है कि ये इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। मारिया मॉन्टेसरी को इटली की
पहली महिला डॉक्टर माना जाता है, बालकों की सहायता के लिए नित नए प्रयोग करती थी। इन्होंने सर्वप्रथम बालकों की ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण किया। ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण के बाद इन्होंने कर्मेंद्रियों का परीक्षण किया। जैसे मांटेसरी विधि के अंतर्गत इन्होंने बालकों के लिए क्या क्या रखा था, जैसे बालक नल खोलना, मिट्टी के पत्थर मतलब मिट्टी से पत्थर को अलग करना, बालक को लिखना, पढ़ना, अन्य क्षमताओं का परीक्षण किया जाना चाहिए, ये मांटेसरी विधि। तो पहले ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण, फिर कर्मेंद्रियों का। कर्मेंद्रियों का मतलब है जो हम हाथ पैर से जितनी क्रिया करते हैं वो सारी कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। और ज्ञानेंद्रियों का मतलब हम अपने ज्ञान से, जैसे नल खोलना, तो बालक जब अपना दिमाग लगाएगा तो वो नल खोलेगा। मिट्टी से पत्थर को अलग करना, तो यहाँ पे भी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो रहा है। अब बालक को लिखना और पढ़ना, इसमें सब कर्मेंद्रियों का परीक्षण हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो एक नई विधि है जिसको हम कहते हैं कहानी विधि। कहानी विधि का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन में व्यापक रूप से किया जाता है। इस विधि के माध्यम से किसी भी उबाऊ नीरस विषय वस्तु को रोचक ढंग से बालकों को पढ़ाया जाता है। इससे बालक की जिज्ञासा एवं रुचि का विकास होता है। इस विधि में शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव शामिल होते हैं। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। देखिए, जब कोई कहानी सुनाता है तो उससे क्या होता है कि बालकों में जिज्ञासा बढ़ती है और उनकी रुचि भी बढ़ती है। बच्चों को आप लगातार पढ़ाते रहिए, बच्चों को वो विषय नीरस लगने लगता है। तो कहानी विधि का मुख्य उपयोग क्या होता है कि बच्चों की नीरसता को खत्म करना। अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी विधि की। इस विधि में प्रश्न पूछकर उसके उत्तर के रूप में अधिगम की क्रिया को संपादित किया जाता है। जैसे शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसके उत्तर देते हैं, तो ये हो जाती है प्रश्नोत्तरी विधि। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। इस विधि का उद्देश्य छात्रों को उनके विचार प्रकट करने का अवसर देना है। देखिए, जब छात्र पूछेगा या फिर शिक्षक प्रश्न पूछेगा तो छात्र अपने विचार प्रकट करेगा, और जब छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक अपने विचारों को छात्र के समक्ष रखेगा। इस विधि में विद्यार्थी तथा शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है तथा शिक्षण अधिक स्थायी होता है। अब बात कर लेते हैं दत्त कार्य विधि की, मतलब जो होमवर्क मेथड है। यह एक ऐसी विधि है जिससे बालक समस्या का समाधान अपने वास्तविक संसार में करता है। वास्तविक संसार का मतलब उसका घर होता है। जब बालक अपने घर पहुंचता है तो वो वहां पर उसका हल करता है उन समस्याओं का। इस विधि में बालक को प्रश्न छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके घर से करके लाने को दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई कमी हो या फिर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मोस्टली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया जाता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कोई पेड क्लास लेने की। थैंक यू।